आज के एक्वाटॉक सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका परिवार से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। इस एक्वाटॉक सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर हमने शुरू किया था, जो कि आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के हमारे एक्वाटॉक सत्र का विषय है हेल्थ मैनेजमेंट इन फिश फार्मिंग। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता है कि मछली पालन एक व्यवसाय के तौर पर करने के समय मछली का आरोग्य अच्छा रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही जरूरी है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। नहीं तो कभी कभी देखा जाता है कि हेल्थ इश्यूज होने के कारण बहुत सारी मछलियों का उत्पादन हमारा खराब हो जाता है और सारे पैसे इसके जो फार्मर होता है उसके सारे पैसे खराब हो जाते हैं। तो आज के इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ अतिथि वक्ता डॉक्टर गजानन घोड़े सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर का मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको परिचय देना चाहूंगी कि सर एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट मछली रोग निदान में पीएचडी होल्डर है और वर्तमान में कॉलेज ऑफ फिशरीज रत्नागिरी में एक्वाकल्चर विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर एनबीएफजीआर के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के 6 जिलों में मछली रोगों पर नेशनल सर्विलियंस प्रोग्राम पर अखिल भारतीय परियोजना का समन्वय किया। सर अभी स्नातक और स्नातकोत्तर और पीएचडी के छात्रों के भी प्राध्यापक है। और मुझे आप सभी को और एक चीज बताने में बहुत ही आनंद हो रहा है सर के बारे में कि मेरे भी ग्रेजुएशन के दौरान सर की मैं छात्र रही हूँ और उनकी शिक्षा अभी किसानों के साथ काम करते वक्त मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और वो छोटी छोटी चीजें जब हम छात्र होते हैं तब पता नहीं चलता है, लेकिन आज मुझे वो काम आ रही है। तो मैं सर का शुक्रिया करना चाहूंगी और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू अंकिता। जो सभी फार्मर्स, फिश फार्मर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो सबका मैं वेलकम करता हूँ। एक्चुअली मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर, यस। एम आई ऑडिबल? यस यस। तो एक्चुअली बात हुआ था इधर इंग्लिश और मराठी में, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी, मेरा हिंदी समझने की आप कोशिश कीजिए। कोई भी आपको तकलीफ होगी समझने में तो मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने की, लेकिन कुछ टाइम पे हिंदी या मराठी या इंग्लिश बोलना पड़ेगा। सो प्लीज बेयर विथ मी एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन ऑन disease management in freshwater aquaculture. Okay, so next, yeah. तो पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले वक्त के कंपैरिजन में जब मछली पालन शुरू हुआ था, जनरली हम 1980s 1990 का टाइम पकड़ते हैं, तो उस टाइम का भारत में जो मछली पालन का स्थिति था और आज का स्थिति, जो पद्धति थी मछली पालन की, उसके बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना जरूरी है। क्योंकि वो अगर हम जानेंगे तो उसके कंटेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में हमको पता चलेगा कि अभी ये मछली डिसीजेस, ये डिफरेंट जो रोग रहते हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो पहले अगर हम देखेंगे तो एक सिंपल से तालाब में जितना मिलता था कम मछली हम डालते थे और जो भी नेचुरल प्रोडक्टिविटी था उस तालाब का, उसके हिसाब से मछली का संवर्धन करते थे और उत्पादन जो है वो भी कम रहता था। लेकिन
बाद में जैसे जैसे मछली का डिमांड बढ़ने लगा तो हम थोड़ा सेमी इंटेंसिव टाइप, दैट इज अर्ध सदन मछली पालन बोलते हैं उसको, सेमी इंटेंसिव, उस पे हम गए। उसके बाद इंटेंसिव पे गए। तो जैसा ये सदनता या इंटेंसिटी मछली पालन का बढ़ते गया, तो उसके लिए जो हम ज़्यादा सीड उसमें डालना पड़ा, और वो ज़्यादा जो डेंसिटी है, स्टॉकिंग डेंसिटी, जो फिश मत्स्य बीज हम डालते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी की निविष्ठा यानी कि इनपुट्स जो है वो भी ज़्यादा इनपुट्स डालने पड़े। जैसे कि ज़्यादा मछली का बीज डाला तो ज़्यादा खाद चाहिए, उसको ज़्यादा फीड चाहिए, तो उसको हेल्थ सपोर्ट करने के लिए प्रोबायोटिक्स डालना पड़ा, कुछ मेडिसिन डालना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होने लगा कि ये सब ज़्यादा से ज़्यादा निविष्ठा डालने की वजह से उसका पानी के जो पैरामीटर्स है, पानी की जो परत है, पानी की जो गुणवत्ता है, उसके ऊपर उसका असर होने लगा। उसमें भी और कुछ एडवांस्ड फिश कल्चर टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि केज कल्चर। आप तो सब जानते होंगे, इस PMMSY में केज कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत लोगों ने लिया भी। लेकिन केज कल्चर में भी हम लिमिटेड एरिया में बहुत सारा सीड डाल के उसमें फीड और बाकी की निविष्ठा यूज करके हम मछली पालन करते हैं। कम जगह में ज़्यादा मछली पालन करते हैं। रास का भी वैसे है, वही पानी सर्कुलेट करके कम जगह में ज़्यादा मछली पालन करना है। और अभी का रिसेंट है वो बायोफ्लॉक, जैविक कुंज जो हम बोलते हैं उसको, उसमें तो हम बैक्टीरिया का ही कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कल्चर करते हैं, और उस पे वो फिश का फीड करके इस्तेमाल किया जाता है। हाँ सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आया था। तो ये सब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिफरेंट पद्धति के मत्स्य संवर्धन, फिश कल्चर की पद्धति है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे इंटेंसिफिकेशन बढ़ गया। ज़्यादा सीड है जो मछली का, वो एक जगह पे हम रख के कम जगह में ज़्यादा उत्पादन का प्रयास कर रहे हैं। और उसके वजह से पानी का जो परत है वो बिगड़ता गया, और मछली और पानी का जो परत है, पानी का वाटर क्वालिटी जो है उसका बहुत गहरा संबंध है। तो इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डिसीजेस है वो क्यों आते हैं, उसका कारण क्या है, और हम उसको कैसे टाल सकते हैं। तो जो सिस्टम में बदल हो गए, उसके वजह से ये सब फिर बदल हो गए। जैसे कि हाई डेंसिटी मैं बोला भी, फीड का ज़्यादा उपयोग, प्रोबायोटिक का उपयोग, एक्सटर्नल इनपुट्स का बहुत सारा उपयोग, ये सब होने की वजह से मछली के रोग आने लगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि फिश डिसीजेस का क्या रिलेशन है। तो इसमें 3 सर्कल मैंने दिखाया है, जिसके कारण आम आदमी भी, जो भी फार्मर भी जो है, जिसका ज्यादा एक्सपोजर नहीं साइंस में, वो भी समझ सकता है कि डिसीजेस क्यों आते हैं। तो कोई भी अगर हम मछली का तालाब लेंगे या कोई भी वाटर बॉडी का हम विचार करेंगे, तो उसमें ये तीनों भी घटक रहते हैं। एक तो फिश तो है, क्योंकि हमको मछली पालन करना है तो उस तालाब में मछली रहेगा। दूसरा है कि पर्यावरण, उसका पर्यावरण मीन्स हमारा जैसे हवा है, वैसा मछली का पर्यावरण पानी है। और हम बहुत सारे लोग इस दोनों के बारे में ये सोचते हैं कि हमारे तालाब में मछली है और पानी है, और हमने पानी, अच्छा सा पानी यूज किया है, उसको ट्रीट किया है, इसलिए उधर रोगकारक जंतु, जो डिसीज करने वाले जो जंतु है, पैथोजेंस है, वो नहीं होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कोई भी पानी का, कोई भी वाटर बॉडी हम लेंगे, कोई भी तालाब लेंगे, तो इसमें ये तीनों भी घटक जो है, मछली, पर्यावरण और जंतु, ये तीनों भी रहते हैं। क्योंकि मछली, पानी कितना भी हम अच्छा यूज करेंगे तो भी उस पानी के साथ कुछ जंतु आ ही जाते हैं। वो नहीं भी आए तो भी मछली के पेट में भी कुछ ऐसे
जंतु रहते हैं कि वो बाद में मछली को बीमार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक रिलेशन है। मछली का पर्यावरण जो पानी है, पानी का क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा, पानी का क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा, जैसे कि क्वालिटी का मतलब क्या है, तो पानी में ऑक्सीजन कितना है, उसमें CO2 कितना है, उसमें अमोनिया है कितना, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या, ये सब जो घटक है वो पानी का क्वालिटी बनाते हैं। और वो मछली का जो सिस्टम है वो जिंदा एक जीव है मछली। तो उसके अंदर जो भी सिस्टम है, जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी बोलते हो हम उसको। तो उसका मछली का इम्यूनिटी, उसका ग्रोथ, उसका ग्रोथ कैसे होगा, उसका इम्यूनिटी कैसे रहेगा, ये सब एक पर्यावरण या पानी का क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि पर्यावरण अगर मछली को हमने पर्यावरण अच्छा दिया, यानी कि पानी का क्वालिटी अगर हमने मेंटेन किया, जैसे कि ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना रखा या उससे ज्यादा रखा, CO2 कम रखा, अमोनिया कम रखा, तो उसके वजह से मछली के शरीर के अंदर के जो घटक है वो अच्छे से काम करते हैं, और जंतु होंगे तो भी उनसे इन्फेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि पर्यावरण अच्छा होने से मछली स्ट्रांग बनती है, और जो जो जंतु है, रोगकारक जंतु है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर परिस्थिति अगर बदल गई, अगर पर्यावरण का हानि हो गया, पर्यावरण का क्वालिटी बिगड़ गया, तो वो मछली पे असर करता है, उसको वीक बनाता है। और उसी टाइम पे जो जंतु रहता है उसको स्ट्रांग बनाता है। तो अगर पर्यावरण अच्छा है तो मछली अच्छी रहेगी, पर्यावरण अगर बिगड़ गया तो जंतु ज्यादा बढ़ेंगे और वो मछली को ये करेंगे, बीमार करेंगे। सो अभी मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। जो पर्यावरण यानी कि पानी है, उसका क्वालिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो उसमें अमोनिया, नाइट्रेट नाइट्रेट कितना है, ऑक्सीजन कितना है, उसका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीएच बहुत ही ज्यादा हो गया, 7 to 8.5 अच्छा है, उससे कम हो गया तो एसिडिक हो जाता है, ज्यादा हो गया तो 8.5 से ज्यादा हो गया हुआ तो ज्यादा अल्कलाइन हो जाता है, तो उससे मछली के आरोग्य पे विपरीत परिणाम हो जाता है। उसके बाद हार्डनेस है, हार्डनेस भी इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन का कम से कम मात्रा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिट में चाहिए। ये सब पैरामीटर्स, ये सब घटक जब इकट्ठा करेंगे तो वो पानी का क्वालिटी डिसाइड करते हैं। इसलिए हमको अगर डिसीज के बारे में कुछ पता नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन पानी की क्वालिटी जो है और वो मेंटेन कैसे करना है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और वो अगर हमने मेंटेन किया और कुछ प्रिकॉशंस लिया तो फिश फार्मिंग में डिसीज आने का चांसेस बहुत कम रहता है। सो क्या क्या कारण है मछली बीमार होने के, क्या क्या प्रमुख कारण है इसमें दिया है। पहले तो फिजिकल इंजुरी, यानी कि शारीरिक ईजा, ईजा इसको बोलते हैं। यानी कि मछली को कब इंजुरी हो सकते हैं, जब हम सीड, सपोज हम सोचिए सीड हैचरी से ला रहे हैं, वो पैकिंग करते समय अगर ठीक से पैकिंग नहीं किया तो उधर इंजुरी हो सकता है। अगर हमारे पास ब्रूडर्स है तो ब्रूडर का हम नेटिंग करते हैं, और नेटिंग करते वक्त इम्प्रॉपर हैंडलिंग किया है, उसको मछली को ठीक तरह से हैंडलिंग नहीं किया तो उसको इंजुरी हो सकती है। अगर इंजुरी एक बार हुआ तो पानी में ऑलरेडी जंतु रहते हैं, वो मछली के शरीर में आराम से प्रवेश करके उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। और एक मछली को इन्फेक्शन हुआ तो एक तालाब में अगर ज्यादा डेंसिटी रहेगा तो एक मछली से दूसरे मछली को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए फिजिकल इंजरी न हो, इसलिए जितना हम प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके बाद जो पर्यावरण है मछली का, उसमें इम्बैलेंस नहीं रहना चाहिए। जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, जो पानी है वो उसका क्वालिटी जो है वो बैलेंस्ड चाहिए। हमारे पास कौन सा मछली है, हमारे पास अगर रोहू, कतला, मृगल है तो उसके लिए कौन सी क्वालिटी का पानी चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी हमने मेंटेन करना है। अगर हमारे पास तिलापिया है तो तिलापिया थोड़ा हार्डी फिश है, उसको थोड़ा क्वालिटी का रेंज है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा चेंजेस सहन कर सकता है। इसलिए हमारे पास कौन सा मछली है उसके लिए कौन सा पानी का क्वालिटी अच्छा है वो जान के वो क्वालिटी मेंटेन करना है। उसके बाद जो हम मछली को फीड देते हैं वो भी बैलेंस फीड चाहिए। नहीं तो बहुत बार फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने फार्म पे
मछली का खाद्य तैयार करते हैं, फीड तैयार करते हैं, लेकिन वो खाद्य तैयार करते वक्त उसमें सब घटक है क्या? जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके साथ ही विटामिन और मिनरल भी चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स दोनों भी, स्पेशली विटामिन जो है वो मछली के डिसीज रेजिस्टेंस में, इम्यूनिटी में बहुत काम आते हैं। इसलिए अगर हम खुद का फिश फीड बना रहे हैं तो एक्सपर्ट्स से राय लेके उसमें सब घटक प्रोपोर्शन में है, ये हमको देखना है। और अगर डाइट बैलेंस रहेगा, मछली का जो आहार है वो अगर बैलेंस रहेगा तो उसका मछली के आरोग्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसमें ग्रोथ भी अच्छा मिलता है और इन्फेक्शन रोकने में मदद हो जाता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल घटक, जैविक घटक बोलते हैं हम। ये सब फिजिकल इंजरी, वाटर क्वालिटी, प्रॉपर फीड, सब कुछ हमने दे दिया, फिर भी कुछ ऐसे जीव जंतु रहते हैं कि वो मछली के बीज के साथ हैचरी से आ सकते हैं। कभी कभी हमारा फार्म जो है वो किसी वाटर बॉडी से कनेक्ट रहता है, जैसे कि नदी के साथ जुड़ा रहता है, नदी का पानी या ईस्चुरी पे अगर है तो समुद्र का पानी अंदर आ सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो सोचिए, अगर कोई दूसरा जैविक जीव जैसे कि केकड़े, क्रैब्स होंगे, नहीं तो दूसरे वाइल्ड फिश रहेंगे, वो अगर हमारे तालाब में आएंगे, कभी कभी फ्रॉग्स भी आ जाते हैं, फ्रॉग्स भी हमारे तालाब में आ जाते हैं। तो ये सब जो दूसरे जल जीव है वो हमारे तालाब में ना आए, इसलिए तालाब का बायो सिक्योरिटी करना चाहिए, उसको एक फेंसिंग करना चाहिए प्रॉपरली, ताकि कोई भी ऐसे जलजीव नहीं आना चाहिए, कोई स्नेक वगैरह, फ्रॉग वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अगर आएंगे तो उसके साथ वो कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, रोग कारक जंतु का भी हमारे तालाब में प्रवेश हो जाता है, और उससे फिर हम सब इतना प्रयास करके भी मछली का मछली रोगग्रस्त हो सकते हैं। और आखिरी है वो, अभी जितने भी हमने घटक अभी चर्चा किया, वो सबका इकट्ठा परिणाम करके भी ये सब मेन रीजंस है कि जिसके वजह से मछली बीमार पड़ सकती है। तो हमको ये प्रिकॉशन लेना है कि ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया वो सब प्रॉपर है। तो अगर हम हमारे जानकारी के लिए मछली के जितने भी रोग है उसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक है हम संसर्गजन्य बोलते हैं या कंटेजियस डिसीजेस बोलते हैं, कि उसका जो कंटेजियस डिसीजेस है वो हमारे सर्दी खांसी जैसा रहता है, एक आदमी को हुआ, उसके संपर्क में दूसरा अगर आया तो उसको भी हो जाता है, उसको हम कंटेजियस या संसर्गजन्य रोग बोलते हैं। तो उसमें फिर विषाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से, या बुरशी, या उसको हम फंगस बोलते हैं, या पैरासाइट, इनके वजह से होने वाले रोग इसमें आते हैं। और कुछ रोग है मछली के वो संसर्गजन्य नहीं रहते। एक मछली को हुआ तो वो दूसरे मछली को नहीं होता। उसमें इम्बैलेंस वातावरण या इम्बैलेंस्ड पर्यावरण के वजह से, यानी कि पानी का क्वालिटी अगर बिगड़ गया तो उसके वजह से होने वाले कुछ रोग है। कुछ रोग ऐसे है कि जहाँ अगर हमने प्रॉपर डाइट नहीं दिया मछली को कंटिन्यूसली, बहुत दिन तक अगर बराबर उसको आहार नहीं दिया, उसके वजह से कुछ रोग आते हैं। और कुछ रोग रहते हैं वो जेनेटिक, यानी कि मछली के जो ब्रूडर्स रहते हैं उनमें अगर कुछ दोष होगा तो उस दोष के वजह से कुछ विकलांग मछली पैदा होती है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बिगड़े हुए पर्यावरण के वजह से जो रोग होते हैं या पोषण विकार के वजह से जो रोग होते हैं उसको हम टाल सकते हैं। तो ये रोगों के प्रकार है हमारे जानकारी के लिए। अभी अगर हम असंसर्गजन्य रोग के बारे में बोलेंगे, यानी कि जो रोग एक मछली से दूसरी मछली को नहीं होता, पानी के बिगाड़ के बारे में एक आधा मछली उससे परिणामित हो सकता है, लेकिन उस मछली के वजह से दूसरी मछली को नहीं होता। कभी कभी तालाब में होने वाले सभी मछली को भी ये रोग हो सकता है, लेकिन बाजू के तालाब में ये रोग नहीं जाएगा।
वो पहला बहुत इम्पोर्टेंट जो रोग है उसको हम गैस बबल डिसीज बोलते हैं। तो गैस बबल डिसीज हम देखेंगे तो अक्सर ये हैचरीज में ज्यादा पाया जाता है, जो जहाँ पे मछली का आकार जो है वो छोटा रहता है, जैसे कि फिंगरलिंग, सेमी फिंगरलिंग में या कभी कभी फ्राई में ये रोग होता है। और इसका जो कारण है वो मेन कारण है कि पानी में अगर ज्यादा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का प्रमाण अगर ज्यादा हो गया तो मछली के पेट में, नहीं तो आंखों में, नहीं तो स्किन में, कभी कभी गिल्स में, कहीं पे भी, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी, उसके पेट में भी ऐसे पानी के बबल्स आते हैं और उसके वजह से सब मछलियां ऊपर तैरने लगती है और छोटी मछली हो गई तो उसको मॉर्टेलिटी भी हो जाती है। स्पेशली अगर मछली की छोटी मछली हो गई जैसे कि फ्राई फिंगरलिंग, सेमी फिंगरलिंग, तो उसमें मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। और इसका और एक कारण है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बढ़ने का एक इम्पोर्टेंट कारण है। अगर हमने तालाब में ठीक से ध्यान नहीं दिया और अलगी का ग्रोथ अगर ज़्यादा हो गया और उसके साथ ही इरेशन भी चालू रहा, अलगी भी बहुत बढ़ रही है, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ सकता है और ऐसे ऐसे तालाब में ये गैस बबल डिसीज का गैस बबल डिसीज देखने को मिल सकता है। अगर गैस बबल डिसीज इनिशियल स्टेज में अगर हमको पता चला तो उससे बहुत वो रोकने का बहुत बढ़िया मार्ग है कि आप 10 या 20% पानी जो है तालाब का वो एक्सचेंज कीजिए अच्छे पानी से, तो उससे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है, उस पर कंट्रोल आ जाए। उसके बाद स्विम ब्लैडर स्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं इसको, यानी कि मछली के शरीर में जो क्या ब्लैडर रहता है, एक होगा ये बोलते हैं, हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ब्लैडर रहता है। तो उस अगर तालाब का टेम्परेचर हमेशा बढ़ रहा है, उसमें अलगी बहुत बढ़ रहा है और हम उसको हैंडलिंग भी प्रॉपर से नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो ब्लैडर को स्वेलिंग आ जाता है, वो अफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से मछली फिर तैर नहीं पाती। एक इट स्विम्स ऑन वन साइड। सो ऐसे बदलाव दिख जाते हैं। तो ऐसे बदलाव दिखने लगे तो हम एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि स्विम ब्लैडर उसका जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये कर सकते हैं। तीसरा है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमतरता होना। तो ऑक्सीजन की अगर कमतरता हुई तो मछली के बर्ताव में हम बदल इमिडिएटली देख सकते हैं। जैसे कि वो जहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, अगर वहाँ पानी का कहीं कहीं पानी हम तालाब में छोड़ रहे हैं, उसी तरफ मछली सब जाएगी, नहीं तो वो ऊपर आके हवा में से ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेंगी। तो ऐसे अगर दिखाई दिया तो वो एक प्रोबेबल हाइपोक्सिया हो सकता है, पानी में ऑक्सीजन कम हुआ हो सकता है। तो उसमें एरेटर हम लगा सकते हैं। एरेटर अगर नहीं होगा तो जो भी पंप है उसमें सेम सेम पॉन्ड से, सेम तालाब से पानी लेके उसको हवा में स्प्रे करके फिर उसी तालाब में डाल सकते हैं। तो उसमें से उसके वजह से जो हवा में से जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिक्स हो जाएगा और हाइपोक्सिया का कंडीशन कम हो जाएगा। पूरा सफिशिएंट ऑक्सीजन उस तालाब में देना चाहिए, तो हाइपोक्सिया कम हो जाएगा। अगर हाइपोक्सिया हमने ध्यान नहीं दिया तो अर्ली मॉर्निंग जैसे 3 बजे, सुबह 3 बजे 4 बजे ऑक्सीजन, जीरो ऑक्सीजन कंडीशन हो सकता है। और अगर ऐसा 5-10 मिनट के लिए भी हो गया तो पूरा मछली 100% मोर्टेलिटी हो सकता है। तो बहुत बार जो फार्मर्स है वो पूछते हैं कि पूरा पानी का क्वालिटी ठीक लगता था हमको, कुछ डिसीज नहीं, कुछ फिश को इन्फेक्शन नहीं, फिर भी बहुत मोर्टेलिटी हो गया, वो ऐसा कैसा हो गया। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे तालाब में जो मट्टी रहता है वो खराब हो चुका होता है, उसको बहुत ऑक्सीजन, वो डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है और ऊपर से हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करते। तो ऐसे सिचुएशन में कभी मेजर मेनली समर सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब मछली का मोर्टेलिटी भी होता है। तो प्रोबेबली वो कोई भी अगर इन्फेक्शन का सिम्टम्स नहीं है फिर भी मोर्टेलिटी हो रहा है और हो रहा है, तो उसका कारण एक हाइपोक्सिक कंडीशन हो सकता है।
उसके बाद ऊपर अल्कोहोलिसिस एंड एसिडोसिस लिखा है 4 नंबर का। तो अल्कोहोलिसिस का मतलब है कि पानी का जो पीएच है, सामू है, वो 7 के ऊपर अगर जाएंगे तो उसको अल्कलाइन पानी बोलते हैं। तो अगर 9, 10, 11 ऐसे हो गए तो मछली वो सहन नहीं कर सकती, और उसको सहन करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करती है। एसिडोसिस में भी वैसा ही होता है। जब सामू 7 के नीचे, 6 के नीचे गिरता है तो मछली के शरीर पे ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन हमको दिखाई देता है। वो मछली का एक प्रयास रहता है कि वो जो पीएच चेंज हुआ है उसके साथ वो समायोजन करे। तो कभी हमने मछली निकाला और हमको दिखाई दिया कि बहुत सारा म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, तो इमिडिएटली पानी का पीएच चेक करना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर मछली के ग्रोथ पे उसका परिणाम होता है और मछली मर भी सकती है, मोर्टेलिटी भी हो सकती है। और अगर ऐसा दिखाई दिया तो इमिडिएटली वो पानी का पीएच चेक करके वो करेक्ट करना चाहिए। और पानी का पीएच करेक्ट करने के लिए तो वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से लाइम या और कोई जिप्सम हम यूज करके पानी का पीएच करेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रेट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। पानी में अगर ज़्यादा पूजने वाले पदार्थ, डिकम्पोजिंग पदार्थ अगर रहे, हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि ज़्यादा फीड डालते हैं जल्दी ग्रोथ होने के लिए, लेकिन वो फीड पूरा यूटिलाइज नहीं होता। बाकी के भी घटक रहते हैं वो हम ज़्यादा डालते हैं, और वो बाद में तालाब के बॉटम में जाके वो उधर कुजने सड़ने लगते हैं, और उसके वजह से कभी कभी अलगी का ग्रोथ होता है, और ये सब मिलके फिर नाइट्रेट लेवल बढ़ाता है। नाइट्रेट लेवल अगर बढ़ गया तो मछली के खून में से ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता है और नाइट्रेट का बढ़ जाता है, और उसके वजह से नाइट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है, और वो हो गया तो फिर भी मोर्टेलिटी हमको दिखाई देगी। अभी हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट नॉन कंटेजियस डिसीजेस के बारे में, यानी कि जो असंसर्गजन्य रोग है उसके बारे में बात की। और अभी कुछ संसर्गजन्य रोगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन रोगों, अभी पहले रोगों के हमने लक्षण देखे कि मछली ऊपर आ जाती है, वो तैर नहीं सकती। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण रहते हैं कंटेजियस यानी कि संसर्गजन्य रोगों में। तो उसमें क्या क्या हम बदलाव देख सकते हैं। तो मछली के क्या बोलते हैं, वो उसके बिहेवियर में चेंज देख सकते हैं। उसका जो वर्तणुक है उसमें बदल होता है। वर्तणुक में बदल मीन्स वो अकेला रहती है मछली, खाना दिया तो नहीं खाती, जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उधर जाकर ऑक्सीजन लेने का प्रयास करती है। ऐसे बिहेवियरल चेंजेस दिखाई देते हैं। कभी दूसरा है उसके शरीर पे जख्म दिख सकते हैं, उसके स्किन पे कुछ डैमेजेस हो सकते हैं, उसके फील्स जो है उसको पर बोलते हैं, उसके पर पे कुछ डैमेज या कुछ कलर चेंजेस दिख सकते हैं। मछली की आंख जो है वो आंख में भी कुछ बदलाव, जैसे कि ओपेकनेस होना, उस पे स्पॉट आना, ऐसे कुछ बदलाव दिख सकते हैं। उसका पेट बिगड़ सकता है, वो भी हम पहचान सकते हैं कि पेट कैसे बिगड़ गया है या नहीं। कभी कभी मछली की विष्ठा जो है उसका कलर जो रहता है, मछली के फिशेस का कलर, वो भी कलर में भी बदलाव आ जाता है। उससे भी हमको पता चलता है कि शायद उधर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो ये कुछ चेंजेस है, जिसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि शायद मछली बीमार है। तो ये इधर एक पिक्चर दिया है, इसमें सब बदल दिए हुए हैं। जैसे कि मछली के शरीर पे कभी कभी ऐसा कॉटन जैसा सफेद ग्रोथ आ जाता है, तो वो जनरली फंगस के वजह से रहता है। कभी मछली का अगर लिप्स देखेंगे तो मछली के जो लिप्स है वो काले रहते हैं, और कभी कभी वो डिग्रेडेशन रहता है उसमें, वो भी कुछ बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, बैक्टीरियल डिसीज की वजह से रहते हैं। उसके बाद मछली के शरीर पे जैसे नमक छिड़का है ऐसे कुछ वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, वो भी कुछ पैरासाइटिक डिसीज की वजह से रहता है। जो मछली के जो पर दिख रहे हैं, ये पर का आप कड़ा देखेंगे, ये बाजू का भाग अगर देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि काले पड़ने लगे हैं। तो इनिशियली
तो जब बैक्टीरियल या जीवाणु की वजह से जो इन्फेक्शन रहता है इनिशियल स्टेज में ऐसा काला कड़ा रहता है, काला बाजू रहता है, उसके अगर हमने नोटिस किया तो ट्रीटमेंट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं ध्यान दिया तो पूरा ये जो मछली का फर है वो पूरा झड़ जाता है। कभी कभी मछली के शरीर पे ऐसे अल्सर्स रहते हैं। तो ये सब उसका गिल्स जो है, कल्ले जो है मछली के, जहाँ से वो रेस्पिरेशन करती है, श्वास लेती है, तो उसका भी कलर कैसे है, वो सफेद हो गया है क्या, या पीला हो गया है, या प्रॉपर जैसा नेचुरल होना चाहिए वैसा है, ये सब चीजें जो है वो हमने रेगुलरली ऑब्जर्वेशन करना है, उसका निरीक्षण करना है, और कुछ बदलाव दिखाई दिया तो वो नोटिस करके उसका पता करना है कि क्या हुआ होगा। मछली की आग भी कभी कभी पूरा अपेक्ट हो जाता है, वो आग भी पूरा बंद हो जाती है, तो वो भी ध्यान से देखना है। ये सब अगर इसमें से कुछ बदलाव दिखाई दिए तो उसका मतलब होता है कि कुछ इन्फेक्शन है फिश में, तो एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके उसका बाकी का इलाज हम कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट मछली के जो रोग है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि आपको पता चले क्या क्या हो सकता है। ये यहाँ जितने भी दिए हैं रोग, एक कार्प पॉक्स है, ये दोनों, ये इसको हम ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, और ये लिम्फोसिस्टिस है। तो ये सभी प्रमुख रूप से कार्प फिश जो है, रोहू, कतला, मृगल या गोल्ड फिश है, कोई कार्प है, इसमें से पाए जाते हैं। तो ये कार्प पॉक्स अगर देखेंगे तो कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जैसे कि विंटर सीजन में, तो एक वायरस की वजह से ये हो जाता है। ऐसा मोम के जैसा कुछ उस पे मछली के शरीर पे आ जाता है, इससे मछली मरती नहीं। लेकिन अगर मोम के जैसा ये आकार आ गया, ऐसा ये ग्रोथ आ गया, तो उसका मतलब है इन्फेक्शन हुआ है, और एक मछली से दूसरे मछली और पूरे तालाब की मछली में ये स्प्रेड हो जाता है। इससे मछली मरती तो नहीं, लेकिन ऐसी मछली अगर हम बाजार में लेके जाएंगे तो कोई लेगा नहीं, तो उसका, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अगर एक आध मछली में दिखाई दिया तो उसको सेपरेट टैंक में ले सकते हैं, और उसको अगर ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वो पूरा काट के निकाल सकते हैं, ऊपर मोम जैसा जो भाग है वो, और उस पर एंटीसेप्टिक लगा के वो मछली ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका बाजार मूल्य तो चला जाएगा। ये जो ड्रॉप्सी है, ये 2-3 वजह से ड्रॉप्सी हो जाता है। इधर दिखाया है वो वायरस की वजह से है, उसमें फिर जो मछली के पेट में जो बलून रहता है या ब्लैडर रहता है, उसमें सूजन आने की वजह से जैसा मछली का पेट फूल जाता है। इधर दिखाई दिया है वो लिम्फोसिस्टिस है, कुछ मछली के किसी भी अंग पे, यहाँ पे उसके मुंह पे दिखाया है, लेकिन किसी भी अंग पे ऐसा ग्रोथ, कैंसरस या ट्यूमर टाइप का ग्रोथ आ जाता है। इससे भी मछली मरता नहीं। ये सब हम काट के, ग्रोथ है ये काट के उसमें एंटीसेप्टिक लगा के उस मछली को बचा सकते हैं, लेकिन फिर उसको बचाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और फिर हमारा इकोनॉमिक्स बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसा एक आधा मछली दिखाई दिया तो अच्छा है उसको निकाल के डिस्कार्ड करो, नहीं तो सेपरेट टैंक में रख के उसका इलाज करना है। और ये तीनों भी, ये सब जो रोग है उसका प्रमुख कारण है पानी का टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा गिर गया, और उस पानी में डिकम्पोजिंग मटेरियल ज़्यादा रहेगा, फीड ज़्यादा रहेगा, तालाब में गाल ज़्यादा रहेगी, मट्टी ज़्यादा रहेगा, तो ये हो जाता है। इसलिए इसमें अच्छा उपाय है कि पानी का टेम्परेचर तुरंत 4 to 5 डिग्री तक बढ़ाना है, और कुछ पानी के पैरामीटर्स है वो चेक करके वो सामान्य स्थिति में लाना है, तो उससे ये सब रोग टल जाते हैं, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो जाएगी। अभी एक फ्रेश वाटर में बहुत कॉमन मिलने वाला डिसीज, बहुत सारे तालाब में, यानी कि जो रिजर्वायर रहते हैं उसमें भी, मछली यानी कि फिश फार्मर के तालाब में भी समर सीजन में बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारी मछली के पूरे शरीर में ऐसा इन्फेक्शन आया है। उसके जो स्केल्स रहते हैं मछली के, उसके नीचे पूरा ऐसा खून दिखाई देता है, उसके कल्ले के नीचे खून दिखाई देता है। ये समर सीजन में बहुत बार होता है। तो इसका मेन रीजन है ये, इसको हमने MAS करके नाम दिया है। और ये नाम जो है वो जिस जंतु के, जिस जीवाणु के कारण होता है उसके अनुसार है। जब उसका मतलब है
एरोमोनास सेप्टिसेमिया, यानी कि एरोमोनास नाम का एक जीवाणु है, वो इन्फेक्शन करता है। क्यों इन्फेक्शन करता है? हम समर सीजन में, यानी कि इस सीजन में अगर देखेंगे तो पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम जो खाद फीड देते हैं, वो फीड और बाकी के घटकों के वजह से उसके तालाब के तल पे ऐसा एक लेयर आता है और वो पूरा डिकम्पोजिंग रहता है। उसमें ये एरोमोनास जीवाणु जो है उसका क्वांटिटी जो है वो बहुत बढ़ता है, और पानी का क्वालिटी खराब होने की वजह से मछली स्ट्रेस में रहता है। ये सब घटक के वजह से इसका इन्फेक्शन जल्दी से होके पूरे तालाब के मछली बहुत सारा उसमें मृत्यु या मॉर्टिलिटी होता है। तो इसका कारण भी इधर दिया है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, डिकम्पोजिंग सेंद्रीय पदार्थ जैसे खाद फीड वगैरह है वो ज्यादा होना, स्टॉकिंग डेंसिटी यानी कि जितना हम मछली तालाब में छोड़ना चाहिए उससे दुगना तिगुना छोड़ना, यानी कि मछली का प्रमाण भी बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का प्रमाण कम होगा, ज्यादा तापमान होगा, तो ये रोग आ जाता है। और उसके लक्षण क्या रहते हैं? उसका पेट है वो बड़ा हो जाता है, उसकी आंखें जो है वो बाहर कभी कभी आई होती है, जो उसके स्केल्स रहते हैं उसमें पानी रहता है, और मैंने बोला वैसे पूरा शरीर पे ऐसा खून के धब्बे रहते हैं। तो आगे एक पिक्चर भी है, ये फार्मर देखिए, एक फार्मर है, ये तिलापिया है, ये कटला है। तो समर सीजन में ऐसा पूरा रेडिश, पूरा लाल लाल मछली हो जाता है। जो बड़ा मछली है तो कभी कभी जिंदा रहता है, नहीं तो इतने बड़े फिश भी मर जाते हैं। तो हमको अ, पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, हमारा खुद का तालाब अगर है तो पोटेशियम परमैंगनेट से उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इधर कितना पोटेशियम परमैंगनेट यूज करना है वो इसका मात्रा बहुत जरूरी है। हमारे तालाब में कितना पानी है उसके ऊपर वो डिपेंड है, और ज्यादा मात्रा में नहीं देना है पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं तो वो जीवाणु तो मरेगा ही लेकिन फिश भी मरेगा। तो उसकी वजह से इसलिए वो जो यूज करना है पोटेशियम परमैंगनेट ये प्रॉपर, इसमें कॉपर सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर हम फीड दे रहे हैं फिश को तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं। और ये जो रोग है सभी मछली में फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, ताप में भी है, तिलापिया में भी है, फंगस है तो फंगस में भी हो सकता है। ऐसा मछली शायद आपने देखा होगा। ये दूसरा है बैक्टीरियल इरिथ्रोडर्मेटिटिस, मीन्स ये भी जीवाणु की वजह से रहता है, और कार्प में भी हो सकता है, और शोभियंत जो ऑर्नामेंटल फिश है उसमें भी हो सकता है। तो यहाँ पे मछली की त्वचा जो है वो निकल जाती है और वहाँ से जख्म हो जाते हैं। तो इसको भी अ, हम एंटीबायोटिक या कोई डिसइंफेक्टेंट लेके ट्रीट कर सकते हैं। और हमारे भारत में या महाराष्ट्र में और एक ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला रोग है, उसको बैक्टीरियल गिल डिसीज बोलते हैं हम। बैक्टीरियल गिल डिसीज यानी कि मछली के जो कल्ले रहते हैं उस मछली के कल्ले में एक पर्टिकुलर जीवाणु है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से कल्ले जो है उनमें सूजन आती है, उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, और उसकी वजह से पूरा मछली ऊपर आ जाता है। उसका कारण भी पानी का ज्यादा तापमान होना, उसमें सड़े हुए पदार्थ रहना या डिकम्पोजिंग मटेरियल ज्यादा रहना, ये सब रहता है। इसलिए पानी का क्वालिटी अगर ठीक किया, डिसइंफेक्शन किया, तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलमनरिस नाम का और एक रोग है जहाँ पे क्या होता है, इधर आप देख रहे हैं इस फोटो में मछली का ये जो रीजन है यहाँ पे ऐसा ये उभरन आ जाता है, या यहाँ देखिए ये ऑर्नामेंटल फिश है नियॉन टेट्रा, उसमें भी ऐसा या गप्पी है, उसके इस पिछले हिस्से में ऐसा सब तो, स्किन निकल जाता है। तो जनरली ये क्यों, मेन कारण इसका क्या है, जब हम फिश का बच्चा या सीड लाते हैं तो अगर वो ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा तो उसी वाटर में, नहीं तो जिस वाटर में हम डालने वाले हैं उसमें कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, परजीवी रहते हैं। तो पहले फिश अगर स्ट्रेस में रहेगा तो इजीली अटैक कर सकते हैं और ये कॉलमनरिस डिसीज हो जाता है। इसलिए ये डिसीज ना हो, इसलिए ये रोग ना हो, इसलिए हमको फिर एक प्रिकॉशन लेना है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी फिश का, किसी भी साइज के फिश का,
तो कम से कम स्ट्रेस हो, ये हमको देखना चाहिए। और अगर यूज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। और इधर लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो केज कल्चर में, पिंजरा संवर्धन पद्धति में इस रोग का ज़्यादा प्रादुर्भाव पाया गया है। जब हम तिलापिया का सीड लाते हैं 10 ग्राम का, 5 ग्राम, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच है, सर फिर से कनेक्ट होंगे। सर यू आर ऑन म्यूट। ओके। यस, नाउ इट इज ओके। ओके, सेशन संपलेगा। जो अभी पिंजरा संवर्धन का यानी केज कल्चर का ज़्यादा प्रसार हो रहा है, उसमें बहुत बार फार्मर्स तिलापिया का सीड लेके आते हैं और आने के बाद कुछ ही दिनों में, मे बी 15 दिन में, 10 दिन में या 20 दिन में मॉर्टेलिटी शुरू हो जाता है। और उसमें बहुत बार ऐसा ये जो दाग दिख रहा है, वैसे दाग उसके मछली के पिछले हिस्से पे दिखाई देते हैं। तो उसका कारण एक रहता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है वो स्ट्रेस में हुआ है और उसके वजह से बहुत बार मॉर्टेलिटी हो जाता है। तो उसके लिए भी हम कुछ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। ये एक नया रोग है जौनों की वजह से होने वाला। इसका भी तिलापिया के कल्चर में बहुत सारा प्रादुर्भाव यानी कि स्प्रेड होता है। इसमें भी मछली का जो तैरना है उसका कुछ पैटर्न नहीं रहता, इरेटिक रहता है। उसका आँख ऐसे दिखाए ऐसा बाहर आ जाता है और पेट में पानी हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक जीवाणु है, उसके वजह से होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 100 ग्राम की मछली रहती है उसी रेंज में ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो इसलिए इसका भी कारण फिर वही है, पानी का खराब क्वालिटी और ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी। ये ऐसा हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो है वो कॉमन है, वो एक्टिवेट होके मछली को ये रोग पैदा कर सकता है। इसके बाद एक एडवर्स करके एक रोग है, वो भी फ्रेश वाटर में बहुत कॉमन है। उसका जो लक्षण है ऐसा है, वो अभी पहले बताया था मास का, और इसका लक्षण सिमिलर है। जीवाणुजन्य रोगों का यही प्रॉब्लम है कि लक्षण कभी कभी एक जैसे रहते हैं, इसमें भी ऐसा है। तो अगर ऐसा फिर लक्षण दिखाई देने लगा तो हमको एक्चुअली इसे एक्सपर्ट से राय लेके वो कौन सा रोग है ये जान के उसके हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद बहुत बार पानी का क्वालिटी खराब होने की वजह से विंटर सीजन में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये फिन रॉट हो जाता है। मछली का जो पर रहता है वो पूरा कुजने लगता है और पूरा झड़ भी जाता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक आधा मछली का शुरू में हमको दिखाई दे दिया तो उसको सेपरेट निकाल के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर तालाब में है तो पानी का एक्सचेंज करके वाटर टेम्परेचर मेंटेन करके वो कम कर सकते हैं हम, या कुछ मात्रा में जो हम खाद्य देते हैं मछली को उसमें मेडिसिन डाल के उसको भी हम कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ रोग है मछली में ऐसे, देखिए ये कैटफिश है, फंगस जैसा है। ये भी सर्दियों में यानी विंटर सीजन में ज़्यादा उसका प्रादुर्भाव होता है। शुरू में 2-4 स्पॉट दिखेंगे। ये किसी भी मछली में एक्चुअली हो सकता है फ्रेश वाटर में। शुरू में कम स्पॉट दिखाई देते हैं नमक जैसे, तभी उसी समय अगर हमको नोटिस हुआ तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक आधा हफ्ते में, एक ही हफ्ते में जितना भी स्टॉक है उस पूरा स्टॉक इन्फेक्ट हो सकता है और इतना पूरा स्प्रेड हो सकता है।
अगर इसके कल्ले में ये इन्फेक्शन गया तो 100% मॉर्टेलिटी हो जाता है। इसलिए ऐसे भी परजीवी पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे फिश का हमने रेगुलरली इंस्पेक्शन करना चाहिए, और कुछ ऐसा बदलाव दिखाई दिया तो किसी से पूछ के उसका इलाज करना चाहिए। ये एंकर वर्म तो आपको पता होगा, कार्प में, रोहू कतला मृगल में बहुत होता है। अगर ऐसा दिखाई दिया तो भी उसका इलाज कर सकते हैं। इसका एक बात है, ये ऐसा दिखाई देता है, ये वर्म जो है, कीड़ा जो है, ऐसा दिखाई देता है। इसके एंड पे दो ऐसे बलून जैसे ये रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 200 उसके अंडे रहते हैं। तो आप मानिए एक एक भी अगर वर्म है तो उसके साथ 200 अंडे आते हैं, और वो अगर उग गए तो 200 नए वर्म्स पैदा होंगे। वो फिर इंटू 200, यानी कि कितना उसका प्रसार प्रसार हो सकता है, कितना इन्फेक्शन हो सकता है, आप तो सोच सकते हैं। इसलिए हम जब भी सीड लाते हैं स्पेशली ऑर्नामेंटल फिश में, तो देखना चाहिए कि सीड लाएंगे या बड़ा फिश भी लाएंगे तो उसमें देखना चाहिए कि लर्निया या एंकर वो उसमें है तो नहीं। अगर होगा तो उसको ट्रीटमेंट करके फिर हमारे फैसिलिटी में लेना है। ये अलग अलग प्रकार के परजीवी है। ये तो सबको मालूम होगा, फिश लाइस बोलते हैं। मछली ह्यूमन बीइंग में जैसा रहता है लाइस, वैसा फिश में भी रहता है, और एक एक फिश पे 200-200, 300 भी हो सकता है। अ, ये जो वर्म्स दिखाई दिए इधर, ये फिश के गिल में रहते, कल्ले में रहते हैं। तो इनका भी अगर क्वांटिटी बढ़ गया तो फिश श्वास नहीं ले सकता, रेस्पायर नहीं कर सकता, तो फिश अगेन पानी के ऊपर आके श्वास लेने का प्रयास करता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि फिश का हमको ऑब्जर्वेशन करना है रेगुलरली। हमारे पास तालाब जो है, कभी कभी सैम्पलिंग करके फिश का हेल्थ कैसा है, उसमें ये सब चीजें देखना है हमको। और इसमें से कोई पाई गई तो एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। इसका फंगस का है, बॉडी फंगस का है। पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से गिल में भी फंगस हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है। ऐसा अगर दिखाई दिया तो भी उसका इलाज करना है। ये कुछ अभी क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए, अभी जो भी बताया वो तो आपकी जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजेस है, रोग है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया। लेकिन फिश मछली को रोग नहीं हो ही ना, इसलिए कुछ हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो उसमें पहली बात है, जब जहाँ से भी हम मछली का बीज खरीद लाते हैं, कभी कभी मछली रहता है, कभी झींगा रहता है, तो जो भी है उसका बीज जहाँ से हम ला रहे हैं वो रोग मुक्त है क्या, इसका पहले हमको खातरी करना चाहिए। और ऐसा ही हेल्दी सीड लाना चाहिए। उसके बाद हम जो नया सीड लाएंगे, उसके बाद हम जो नया सीड लाने वाले हैं वो अंडर, हमारे पास सपोज 10 तालाब है और एक नया बैच लाया हमने, और उस 10 तालाब में ऑलरेडी मछली है, उसी में नया मछली नहीं डालना है, क्योंकि नया मछली के साथ नया रोग भी आ सकता है। इसलिए उसको सेपरेट टैंक में, सेपरेट तालाब में कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, और उसके बाद ही उसको हमारे मेन तालाब में छोड़ना है। और हर दिन के यूज करने के लिए जो हमारे जो भी उपकरण रहते हैं, जो भी चीजें रहती है, उसका रेगुलरली डिसइंफेक्शन करना है। जैसे कि बूट होंगे, नेट्स होंगे, और जितने भी फार्म पे यूज करने वाले इक्विपमेंट्स है, तो हम एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में यूज करते हैं, दूसरे पॉन्ड से तीसरे पॉन्ड में। तो एक पॉन्ड में अगर, एक तालाब में अगर इन्फेक्शन आया तो वो इन्फेक्शन दूसरे तालाब में जा सकता है, नहीं तो दूसरे नजदीक के तालाब में भी जा सकता है। इसलिए ये जो भी चीजें रोज की यूज की है, हर दिन की यूज की है, उसको रेगुलरली हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसा उसको डिसइंफेक्शन पोटेशियम में करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैंने बताया, वाटर क्वालिटी वो मेंटेन करना है। और रोग कारक जंतु है वो हमारे तालाब में न आए, इसलिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। वो कैसे लेना है, तो पूरा फेंसिंग करना है तालाब का। उसके बाद बर्ड नेटिंग भी करना है, तो बाहर का कोई प्राणी हमारे तालाब में नहीं जा सकता, कोई पंछी भी नहीं जा सकता, ऐसा प्रयोजन करके रखना चाहिए। क्योंकि ये सब जो प्राणी पंछी हैं वो रोग एक तालाब से दूसरे तालाब में ले जाने में मदद करते हैं। और
प्रिवेंटिव डिसइंफेक्शन मीन्स हम कंटिन्यूसली अगर मछली पालन करने लगे, यानी कि साल में 12 महीने, और बीच में उस तालाब को चांस ही नहीं दिया, जैसे कि एक क्रॉप लिया हमने, और एक क्रॉप लेने के बाद पानी का ट्रीटमेंट न करके इमिडिएटली दूसरा क्रॉप शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक क्रॉप करने के बाद कुछ दिन के लिए पानी निकाल के तालाब सुखाना चाहिए, उसको डिसइंफेक्शन करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि उसमें ऑलरेडी जो भी बैक्टीरिया होगा वो, या जो भी जंतु होंगे वो सब मारे जाएंगे, और हमारा दूसरा क्रॉप है उसमें रोग होने का चांसेस कम रहता है। One second, yeah. One second. हाँ, सॉरी, देयर वाज सम डिस्टरबेंस। अगर कभी मछली का इलाज करना पड़ा तो उस टाइम कुछ प्रिकॉशन लेना है। जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें उस पानी में ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत अच्छा चाहिए। सेपरेट टैंक में वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर किसी कैटफिश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोग्रीन यूज नहीं कर सकते। फॉर्मेलिन बहुत बार ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेलिन का यूज करना है तो वो ओपन स्पेस में करना है, वो कभी फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि फॉर्मिक एसिड तैयार हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो यूज करना है तो पानी का पीएच बराबर चाहिए, क्योंकि एसिडिक वाटर होगा तो उसका ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं जब हमको ट्रीटमेंट अगर करना पड़ा तो उस टाइम हमको उस पर ध्यान रखना है। ये कुछ केमिकल्स दिए हैं और उसका यूज किस लिए करना है, ये सब इधर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे पास सभी टाइम है, इसलिए ये प्रेजेंटेशन आपको मैडम से मिलेगा। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए सब दिया है। ये भी कुछ केमिकल्स या मेडिसिन नहीं बोल सकते एज सच, केमिकल्स है जो मछली पालन में ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाती है। बीकेसी एक्चुअली डिसइंफेक्टेंट है, वो कैसा यूज करना है उसका पूरा चार्ट इधर दिया है। अभी ये बैक्टीरियल गिल डिसीज या कोई भी बैक्टीरियल डिसीज होगा तो मछली के पालन में, फिश कल्चर में एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो मछली बाद में खाने के लिए यूज करते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक ओनली सिर्फ एक ही है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। उसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक हम यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। ये बीसीजी बैक्टीरियल गिल डिसीज, एंटेरिक रेड माउथ डिसीज, फ्यूरिंकुलोसिस, ये फ्रेश वाटर में कॉमन होने वाले डिसीजेस है। इसका कोई अगर कहीं पे भी अगर प्रादुर्भाव हुआ तो ये बीकेसी हम यूज कर सकते हैं। क्लोरामाइन टी है, ये भी जो पैरासाइटिक डिसीजेस है उसके लिए क्लोरामाइन टी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका डोज फॉलो करना बहुत जरूरी है। बाकी ये साल्ट भी यूज कर सकते हैं हम। फॉर्मेलिन है, मालिकेट ने बताया अभी, वो कैसा यूज करना है, एक तो शॉर्ट बात कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग लॉन्ग बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी तरीका हम और जो भी केमिकल यूज करेंगे वो जानकार लोग जो है उनके कंसल्टेशन से या उनसे जानकारी लेके बराबर तरीके से यूज करना चाहिए। कॉपर सल्फेट है, एक्रिप्लेविन है, पोटेशियम है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। लेकिन अभी फूड फिश जो है उसमें सिर्फ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के एंटीबायोटिक नहीं यूज कर सकते। ये और फिर बहुत बड़ा लिस्ट है जो एंटी माइक्रोबियल्स है जो एक्वाकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जितना अवेलेबल टाइम में
जरूरी बातें जो है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो देने का मैंने प्रयास किया है। पहले तो मुझे खुद को थोड़ा हिंदी में बात करने में तकलीफ है। मराठी या इंग्लिश would have been better, but this group is diverse. Many people don't know Marathi, some people don't know English, so I tried मोठ्या थोडक्या हिंदीमध्ये प्रयत्न केलेला आहे. So sorry for that. If you have any questions or discussion, we'll discuss it. Thank you very much. Thank you so much, sir. Hello. Hello. Yeah. Hi. Am I audible? Yeah, you are audible. थैंक यू सो मच सर। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया कि जुड़ने वाले लोग बहुत से मुझे हिंदी भाषा में बोलने वाले दिख रहे हैं। तो मैं आपकी माफी चाहती हूँ, और आपने बहुत ही No कम problem. समय में बहुत ही अच्छा हिंदी बोला है, और ये सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया है। और बहुत से सेशंस में क्या होता है कि ये मेडिसिन वगैरह तो बताते हैं, लेकिन उसमें कितना डोज देना है, क्या देना है, ये कमी रह जाती है। तो आपने वो भी कमी आज इस सेशन में पूरी कर दी, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है। तो Thank you very much. यस, थैंक यू सर। किसी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी फिश फार्मर करने जो भी लोग हैं, उनको कोई भी फिश डिसीज के रिलेटेड कोई भी नोटिस हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अगर कभी रहा किसी और भी जगह पे, तो प्रैक्टिकल उनके प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। बड़े तालाब में कैसे मैनेजमेंट करेंगे डिशेस का? बड़े तालाब में भी कर सकते हैं। बड़े तालाब में आप देखेंगे तो यूजुअली समर सीजन में प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने अभी MAS करके एक जो डिसीज बताया, ये एडवर्ड सेल्ला हो गया, जैसे मछली के इस पे शरीर पे बहुत सारा खून दिखाई देता है, तो उसको पूरे तालाब में करने की जरूरत नहीं है। जो तालाब का क्या बोलते हैं, किनारा जो रहता है, जहाँ पानी कम रहता है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है एक्चुअली। तो उसी एरिया में सिर्फ हमको डिसइंफेक्ट करना है, तो उसी एरिया में ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे तो जो गहरा पानी जिधर है उधर इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो सर, किनारे बड़े पे तालाब में बड़े तालाब में ऑक्सीजन से मछली मर रही है क्या, कोई डिसीज हुआ है, तो कैसे हाँ, पता चलेगा? डिसीज से अगर मर रही है तो उस पे कोई ना कोई लक्षण रहेंगे। एक तो जैसे अल्सर्स रहेगा, नहीं तो उसके जो कल्ले है, उसका गिल्स जो रहता है उसका कलर चेंज दिखेगा आपको, और नहीं तो कोई पार्ट उसका टूटा है, फिन टूटे हैं, कुछ ना कुछ तो लक्षण दिखेगा। अगर एक कोई भी लक्षण नहीं है तो आपको देखना है कि तालाब में बहुत मात्रा में मट्टी है क्या, वो गाल बोलते हैं ना, और वो ज्यादा डिकम्पोजिंग मड ज्यादा है क्या, वो देखना पड़ेगा। वो अगर ज्यादा होगा तो उसका डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से क्या रहता है कि बहुत बार अर्ली मॉर्निंग ऑक्सीजन का बहुत एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है, और उसी टाइम में मछली मर जाता है, और हमको कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देते, और मछली का मॉर्टेलिटी भी हो जाता है। ये एक सर, है। और और हाँ सर, हाँ, सर और एक डाउट हाँ, था। अभी जो हम्म, मछली बीज संचयन का हाँ, समय है, तो महाराष्ट्र हाँ, में ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक, आंध्रा और कलकत्ता से सीड आता है, तो उसका हाँ, निर्जंतुकीकरण कैसे करना चाहिए? मतलब वो तो ट्रक में, लॉरी में या बैग में आता है, बराबर। और तुम्हें उसकी दवा। आप ये करेंगे क्या, मुझे मैसेज कीजिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में ना कुछ बफर्स उसमें डालेंगे। एक दो केमिकल्स है, एक बफर है, ट्रांसपोर्टेशन बफर बोलते हैं उसको, वो अगर डालेंगे ना तो उसका स्ट्रेस कम रहता है, और वाटर क्वालिटी भी मेंटेन होने में, उसका CO2 अमोनिया जो एक्सक्रीशन रहता है वो कम होने में, अगर हो भी गया तो भी वो अब्सॉर्ब करने में उसका मदद हो जाता है, स्ट्रेस कम रहता है। और इधर आने के बाद साल ट्रीटमेंट एक बार देना है, तो वो डिटेल में डायरेक्ट आपको ये करो, मुझे मैसेज कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। आपका नंबर मिलेगा? अंकिता मैडम से मिलेगा, नहीं तो आप लिख लीजिए मैं 82। आपको नंबर सेंड करूंगी, इसके बाद आपको ये रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू ओके। थैंक और बिरोटे साहब
शायद अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो बीज पैदा हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो और वही से हमारे फार्मर्स को मिले। क्योंकि लास्ट वीक एक कमिश्नर साहब से एक मीटिंग हुआ था, उसके बारे में जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स है वो कम करने का भी जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं। पन्नालाल जी को भी आपका सेशन बहुत पसंद आ गया है, यहाँ मैं कमेंट्स में देख पा रही हूँ। गणेश तुलसकर बोल रहे हैं, धन्यवाद सर, खूप महत्वाची माहिती मिळाली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो सेशन है आप सबको आपके ईमेल पे लिंक भी आ जाएगी और आप फिर से यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो। समीर जी कह रहे हैं वेरी नाइस सेशंस। यस, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जल जीविका भी थैंक यू, उन्होंने सर का टाइम लेकर ये सेशन अरेंज किया, फिर से ऐसा सेशन सुनने में मिले। थैंक यू। थैंक यू। तो मुझे विश्वास है कि यह सत्र हमारे किसान अधिक से अधिक इस सत्र का लाभ लेंगे और अपनी जल जीविका के साधनों को, आजीविका के साधनों को भी मजबूत करेंगे। और अभी हमारे पास सीमित समय होने के कारण चलो इस अभी सत्र को अंत की तरफ लेके जाते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं रह गया? उम्मीद करती हूँ कि सभी को जानकारी मिली होगी। जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर गजानन घोड़े सर को उनके मूल्यवान ज्ञान के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए हार्दिक धन्यवाद दूंगी। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद, और सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो ग्रुप फोटो प्लीज। यस यस प्लीज, ग्रुप फोटो। सभी जुड़े हुए लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करें। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा। सर, कैन यू एंड द स्लाइड शो? Yeah. टीम मेरी फोटो ले रही है, जस्ट ऐसे ही 2 सेकंड रुक जाइएगा। ओके, थैंक यू। You can leave the session. Thank you very much. Thank you, sir.